हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एपी ट्यूटर्स में। और आज का ये वीडियो हमारा बेस्ड है क्लास 12th के एक चैप्टर नंबर 6 फिजिक्स का, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आप में से किसी ने ये चैप्टर स्टार्ट किया है तो आप में से हर कोई फैराडेज लॉ या लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जानता है। और अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो हम ये एक शॉर्ट वीडियो का सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट लॉज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो छोटा होने से क्या होगा, आपका इस पर ध्यान जाएगा और आप थोड़े से समय में 1 से 2 या 3 मिनट में आप पूरा का पूरा लॉ इजीली समझ सकते हो। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझने से पहले सबसे पहले हमारे दिमाग में एक थ्योरी पहले से इंक्लूड होना चाहिए और वो थ्योरी है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर आप में से किसी ने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा है तो आपने वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा होगा। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर आपके पास कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ एरिया है और उसके थ्रू आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन ले जाते हो तो जितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पर्टिकुलर एरिया से पास करेगा वो इस एरिया का मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। सिंपल। तो द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। ये बहुत जरूरी है कि वो किसी सरफेस को नॉर्मली क्रॉस करे। तो जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन किसी पर्टिकुलर एरिया से नॉर्मली पास करता है वो उस एरिया का मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। नाउ अब अगर आपके समझ में मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया तो आइए जल्दी से समझ लेते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक्चुअली दो लोगों का लॉ है, एक है फैराडेज लॉ और एक है लेंज लॉ। नाउ फैराडेज लॉ जो हम करने वाले हैं और लेंज लॉ, यहां पे दो लॉ हमें क्यों करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि फैराडेज लॉ सिर्फ ये डिस्कस करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। ये डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता। तो डायरेक्शन हमें कहां से मिलता है, लेंज लॉ से। तो जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ोगे तो आपको दो लॉज पढ़ना होगा, एक फैराडेज लॉ फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स एंड लेंज लॉ फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो नाउ फैराडे के भी फर्दर दो लॉ हैं, एक फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे? व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सर्किट चेंजेस द ईएमएफ and hence current is induced in the circuit which lasts only so long as the changing in flux is taking place. This phenomena is called electromagnetic induction. अब जैसा कि आप जानते हो, अगर किसी कंडक्टिंग वायर के पास आप मैग्नेट को बार बार मूव करवाओगे, यानी उस मटेरियल के थ्रू आप मैग्नेटिक फ्लक्स को कंटिन्यूअसली चेंज करोगे तो उस मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फैराडेज लॉ। ओके, यानी किसी भी कंडक्टर के पास अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को कंटिन्यूअसली चेंज करते रहोगे तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा और ये इंडक्शन तभी तक रहेगा जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहो। जैसे ही आपने मैग्नेट को स्टेबल कर दिया, रोक दिया, ये इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होना बंद हो जाएगा और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। ना व्हाट इज सेकंड लॉ? सेकंड लॉ इसके प्रोडक्शन ऑफ इंटेंसिटी को बताता है, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोड्यूस्ड ईएमएफ। यानी किसी कंडक्टर में कितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी कंडक्टर के थ्रू आप कितनी स्पीड में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हो। इसलिए आपने देखा होगा, अगर आपके पास कोई जनरेटर है तो उसे जितनी ज्यादा स्पीड में आप घुमाओगे वोल्टेज उतना ही ज्यादा मिलता है, करंट उतना ही ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि जितनी स्पीड में आप घुमाते हो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर वायर चेंजेस रैपिडली, और ये जिस रेट में चेंज होगा उसी रेट में आपको EMF प्रोड्यूस्ड होगा, यानी करंट फॉर्म होगा। दैट्स व्हाई EMF इज इक्वल टू d phi अपॉन dt। phi फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, जितनी स्पीड में मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पे चेंज होगा उतना ही ज्यादा क्वांटिटी में आपको करंट प्रोड्यूस्ड होगा। एंड व्हाट इज लेंज लॉ? मैंने पहले ही आपसे कहा था कि इसमें हमें मॉडुलस लगा दिया गया है। इसका मतलब यहां डायरेक्शन अवेलेबल नहीं है। लेंज ने क्या कहा कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। ये बहुत सिंपल है ना। लेंज लॉ ने यह कहा कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कुछ ऐसा होता है कि ये जो डायरेक्शन है या फिर ये जो कॉज है ये उस कॉज को ही अपोज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप में से किसी ने मोटर या जनरेटर यूज किया है तो अगर आप जनरेटर को घुमाते हो और उससे कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं कर रखा है तो वो इजीली घूमता है। बट जैसे ही उसके सर्किट को पूरा कर दो, उस पर कोई फैन चला दो या लोड डाल दो तो आपको घुमाने में काफी ताकत लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे सर्किट पूरा हुआ तो आपका इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किस चीज से हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो चूंकि ये प्रोड्यूस हो रहा है इंडक्शन से, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये उस इंडक्शन को अपोज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने को वो अपोज करेगा। दैट्स व्हाई जब भी हम लेंज लॉ के हिसाब से ये फॉर्मूला लिखते हैं तो हम लिखते हैं EMF इज इक्वल टू
डी फाई अपॉन डी टी, वो भी माइनस में। माइनस यहां ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो प्रोड्यूस हो रहा है करंट, ये अपने इफेक्ट को ही अपोज करेगा, नहीं जिस चीज के कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है ये उसको अपोज करेगा। तो ये ओवरऑल हमारा दो लॉ था, फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव था। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।